नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है पंचायती राज व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश में किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था है और उस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली पटवारी में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस तरह की है। तो सबसे पहली चीज़, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसको 30 दिसंबर 1993 को जो है लागू किया गया और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसे कब 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 को लागू किया गया। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड इसका फैक्ट है। दूसरी चीज़, इस अधिनियम के अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर की है मध्य प्रदेश में? 3 स्तर की है। देखिए 3 कौन कौन से स्तर हैं। पहला है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत और तीसरा होता है आपका जिला पंचायत। तो हम पहला देखते हैं ग्राम पंचायत में क्या होता है। देखिए ग्राम पंचायत में इसकी सदस्य संख्या जो होती है वो न्यूनतम 10 होती है और अधिकतम 20 भी हो सकती है। तो 10 से 20 के बीच में इसकी सदस्य संख्या होती है। 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तीसरा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की जो संख्या थी वो है आपकी 23,012। ठीक है, कितनी है? 23,012। इसका जो मुखिया होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं। ठीक है, सरपंच, पंच और उप सरपंच ये सभी कैसे होते हैं? ग्राम के सदस्य मतदाता होते हैं। जिस पंचायत में ये रह रहे हैं, जहाँ से ये पंचायत का अपना चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, वहीं के ये सदस्य भी होते हैं। अगली चीज, पंचायत में एक सचिव होता है जो पंचायत द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन वह शासकीय कर्मचारी होता है। सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मुखिया सरपंच व सदस्य पंच प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा व उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का, जिसको हम सरपंच बोलते हैं, और उसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी उप सरपंच का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य जीत कर आते हैं वो करते हैं। राइट टू रिकॉल, ग्राम पंचायत के लिए राइट टू रिकॉल अधिकार जो है जनता को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि निर्वाचन जो हुआ है, जैसे चुनाव हुआ, उसके 2 साल बाद 2/3 बहुमत द्वारा जनता अगर उस सरपंच का विरोध करती है और उसको पद से हटाना चाहती है तो हटा सकती है राइट टू रिकॉल करके। और ये राइट टू रिकॉल करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य था जिसने ये लागू किया था। अब आते हैं हम अगला, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत है ना, जो दूसरा स्तर है। पहला ग्राम पंचायत था जो हमने अभी देखा, ये ग्राम पंचायत था, उसमें क्या किस तरह से चुनाव होते हैं वो हमने समझा। अभी देखते हैं जनपद पंचायत। देखिए जनपद पंचायत की जो सदस्य संख्या है वो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 हो सकती है। तो 10 से 25 के बीच में इसमें सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायतें हैं और यह जो है मध्य स्तर है। जैसे 3 स्तरीय है तो ये बीच वाला स्तर कहलाता है, मध्य स्तर कहलाता है, जिसका गठन विकास खंड पर होता है। 5000 से अधिक आबादी वाले विकास खंड में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
जबकि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जो सदस्य जीत कर आते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका एक पदेन सदस्य के रूप में सांसद, सरपंच और विधायक होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। सहकारी बैंकों का अध्यक्ष सहयोजित सदस्य होता है। जनपद पंचायत का जो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है वो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होता है। अब आते हैं तीसरा स्तर जो है उसका, जिला पंचायत। तो देखिए इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, 10 व अधिकतम कितनी हो सकती है, 35। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 52 जिले हो गए हैं, है ना। तो 52 52 जिले हैं, तो 52 जिला पंचायतें भी हैं, ठीक है। अगला 50,000 या अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा इसमें भी किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसके पदेन सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक व सांसद होते हैं। कलेक्टर भी पदेन सदस्य होता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिला पंचायत में। कार्यकारी अधिकारी एक IAS होता है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिनको कि याद रखना है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखें क्या क्या हैं। देखिए अनुच्छेद 243 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 243 से और 243O तक चलता है, 243O। तो पहला देखिए 243 जो है उसमें परिभाषा होगी। तो कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन रहता है। तो पहला जो 243 है उसमें क्या होंगी, परिभाषाएं। अगला जो अनुच्छेद है वो है 243A, इसमें क्या होगा, ग्राम सभा। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका सबसे जो मेन स्तर है वो ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा, और यहाँ पे भी परिभाषा के बाद दूसरा जो चीज़ आएगी वो आएगी आपकी ग्राम सभा। फिर तीसरा है 243B, इसमें देखिए इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या लिखा है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो गठन मतलब बनना, तो बनना याद रखिए। तो बी से क्या याद रहेगा आपको, बनना। किसका बनना, ग्राम पंचायतों का बनना। तो 243B में क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायतों का बनना। फिर आते हैं 243C, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना, तो देखिए सी से संरचना याद रखिए, सी से क्या याद रखेंगे, संरचना, है ना। तो उससे आपको याद रहेगा कि पंचायतों की संरचना की बात हो रही है। अब 243D, डी में क्या है, स्थानों का आरक्षण। तो पंचायतों में कुछ पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है जिसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो अगर डी से हम याद रखना चाहें तो डी से हम याद रखें, आरक्षण किसको दिया जाता है, दबे हुए समुदाय को। दबे हुए समुदाय को क्या दिया जाता है, आरक्षण। तो डी से आप दबे हुए याद रखिए। तो डी से आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे दबे हुए समुदाय की बात हो रही है और दबे हुए समुदाय को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। अब अगला देखिए अनुच्छेद जो है वो 243E है। ई में क्या है, पंचायतों के कार्यकाल या अवधि, जिसको बोलते हैं कि कितने साल का कार्यकाल होगा। तो यहाँ हमारे यहाँ जो पंचायतों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है मध्य प्रदेश में। और ई से आप याद रखेंगे ईयर, ईयर मतलब साल, कितने साल का कार्यकाल है। तो ई से आप वैसा ईयर याद रखिए, YER वाला नहीं, ईयर बस पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ई से ईयर की बात हो रही है। अगला 243F, इसका मतलब क्या हुआ, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। तो देखिए F से हम क्या याद रखते हैं, फेलियर, है ना, या फेल हो जाना। तो कोई सदस्य अगर वो है उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अयोग्य कहलाएगा। ठीक है, 243F में वो अयोग्यताओं से संबंधित चीज़ें याद रखेंगे। तो आप F से फेलियर याद रखिए तो आपको समझ में जाएगा कि सदस्य जो होते हैं वो क्यों नहीं खड़े हो पाएंगे चुनाव में, या क्यों नहीं वो वहाँ पे सदस्य बन पाएंगे ग्राम पंचायत के।
तो उसकी अयोग्यताएं आप 243F में देख सकते हैं। अगला है 243G, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अब देखिए जी से हम याद रखेंगे एनर्जी। एनर्जी जब हमको शक्ति चाहिए होती है तो क्या चाहिए है, हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी में आ रहा है जी, तो यहाँ से शक्तियों में आप जी याद रखिए, ठीक है ना। और जो बलशाली व्यक्ति होता है ना, तो उससे कैसे बात करते हैं, जी हाँ, कैसे बात करते हैं, जी हाँ करके, नहीं तो वो क्या कर देगा, आपका नुकसान कर सकता है। तो ध्यान रखिए 243G, जी से पंचायतों की शक्तियाँ। अगला है H, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। तो देखिए जी के बाद क्या आता है, जी हाँ। हमने बोला कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, जी हाँ, तो हाँ से H जो है हाँ याद रखेंगे। और H में भी क्या हो रहा है, यहाँ भी शक्तियों की बात हो रही है, तो जो कर लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, उससे रिलेटेड आपका ये 243H है। अगला अनुच्छेद देखेंगे, अगला अनुच्छेद है 243I, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो देखिए आई से आप याद रखेंगे इनकम, क्या याद रखेंगे आई से, इनकम। इनकम मतलब वित्त, ठीक है ना। तो वित्त की जहाँ बात हो रही है, पैसे की जहाँ बात हो रही है, वहाँ से आई से इनकम याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 243J। 243J मतलब पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। तो देखिए पंचायतों का जो लेखा जोखा होता है, जो लेन देन होता है, उसकी जांच करना। संपरीक्षा मतलब जांच करना, तो जे से आप क्या रखेंगे याद, जांच करना। अगला देखिए 243K, के से क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। अब पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात हो रही है, तो निर्वाचन किसका होगा, कैंडिडेट्स का। किसका होगा, कैंडिडेट्स का। तो के से कैंडिडेट याद रखेंगे आप, तो आपको चुनावों की व्यवस्था पता चल जाएगी। तो जो भी चुनाव होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, सारी प्रक्रिया वो 243K है, ठीक है। अगला देखिए 243L, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। तो संघ राज्य क्षेत्रों में अगर ग्राम पंचायती जो व्यवस्था है उसको लागू करना है, तो उसके लिए 243L का जो है उपयोग किया जाता है। 243L, L से हम लागू होना याद रखेंगे। L से क्या याद रखेंगे, लागू होना। अब देखिए अगला वो है 243M। M से क्या है, इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना। तो जिस क्षेत्र में लागू नहीं हो रही है उसके लिए M का यूज है, मतलब मनाही है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, मनाही कर रहे हैं। मनाही मतलब वहाँ पे लागू नहीं होगा। तो M से मनाही याद रखिए और L से लागू होना याद रखिए, तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। अगला है 243N, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। तो देखिए बना रहना मतलब निरंतर चलते रहना, है ना। पंचायतों का जो है वो कंटिन्यूशन में चलते रहना, निरंतर चलते रहना। तो N से आप याद रखिए निरंतर, ठीक है। तो N से याद क्या रखेंगे आप, निरंतर चलते रहना। और अगला है आपका अनुच्छेद 243O, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो जब भी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप करेगा तो वो होगा आपका 243O। क्या होगा, 243O। और हस्तक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन, हस्तक्षेप मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन। तो O से आप याद रखेंगे ऑब्जेक्शन। तो ये आपके कुछ अनुच्छेद हैं, ये पूछ लिए जाते हैं और आप ट्रिक से याद रखेंगे, जिससे मैंने आपको बताया, तो इजीली आपको याद रहेगा। अब देखते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट्स किस तरह से हो सकते हैं पंचायत राज व्यवस्था में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है या माना जाता है, तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला है पंचायती राज का शुभारंभ जो है भारत में वो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे किया था, राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था, यह शुभारंभ किया था। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश
पहला राज्य था, ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले 73वां जो संविधान संशोधन था उसको लागू किया। 1907 में सर्वप्रथम दतिया में नगर पालिका का गठन किया गया था। पंचायती राज में 29 विषय जो हैं वो सम्मिलित हैं, ये 29 विषय या 29 कार्य जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। अब कुछ समितियां बनी थी, उनको हम याद रख लेते हैं, वो भी क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। 2-3 समितियों पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी समितियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं लेकिन उन पे क्वेश्चंस नहीं बनते इतने, तो हम जो जिन पे बनते हैं उन पे बात करेंगे। तो देखिए, पहली जो समिति हमको याद रखनी है वो है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सुझाव दिए थे, और जो हमारा जो कार्यक्रम था सबसे पहले स्टार्टिंग जो होने वाला था पंचायती राज व्यवस्था का, वो बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों के द्वारा ही हुआ। अगला देखिए, अगला है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की या उसका सजेशन दिया। तो ये जो अशोक मेहता समिति बनी थी, ये जनता पार्टी की जब सरकार थी तब बनी, तो उन्होंने इसमें 3 स्तर से 2 स्तर पर आने की बात कही है अशोक मेहता समिति ने। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जिसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, तो आप याद रखिए अशोक मेहता है। तीसरी समिति है दांतेवाला समिति, इन्होंने सुझाव दिए कुछ। उसके बाद अगली है GV राव समिति, इन्होंने वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया था, ये पूछा जा सकता है। फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो इन्होंने निश्चित अवधि में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश की थी कि भाई एक टाइम स्लॉट रहेगा, उसी पे आपको चुनाव करवाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कंटिन्यूस में बहुत सालों तक चल रही है आपकी पंचायत, उसके बाद चुनाव हो रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था के लिए इन्होंने एक निर्वाचन आयोग की सिफारिश की थी। PK बुंगन समिति, तो ये कुछ समितियां हैं जिन्होंने कुछ व्यवस्थाएं दी थी, जिन पे कुछ पे अमल हुआ, कुछ पे अमल नहीं हुआ, है ना, काम चलता रहा। तो इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो समितियों पे पूछा जा सकता है। तो समिति जो है, जो आपको मैं बता देता हूँ, अशोक मेहता समिति पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी समिति थी जिसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। अगला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो वो राजस्थान के नागौर में स्टार्ट हुआ 1959 में। और सबसे पहला राज्य कौन सा था जो 73वें अमेंडमेंट को जिसने लागू किया, वो था मध्य प्रदेश, ये याद रखिए। फिर ये आपके जो अनुच्छेद हैं 243 से 243O तक, ये आपको याद रखना है। ट्रिक से याद रखेंगे तो इजीली रहेगा, आपको जैसे भी आंसर में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, आप आंसर कर पाएंगे। और फिर तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं, जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, और चाहे वो आपकी ग्राम पंचायत हो, तीनों में कितने सदस्य हो सकते हैं, उनका जो है क्या प्रक्रिया होती है, कौन प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कौन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो, और किस तरह से वो काम करते हैं। ग्राम पंचायत का क्या काम होते हैं, तो ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं, जो सरकार है आपका, जो आपके लिए विकास कार्यक्रम चला रही है, उन विकास कार्यक्रमों को आम आदमी तक, गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम। तो जो है विकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं ना हम, वो उस विकेंद्रीकरण के लिए ये व्यवस्था की गई थी। और इस व्यवस्था से जो है सबसे आखिरी छोर का व्यक्ति भी जो है वो भी उससे सरकार से जुड़ पाता है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा वीडियो है और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला भी है। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में, मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। तो उन वीडियोस का भी लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।